ऑल ऑफ़ यू सभी लोगों का स्वागत है एग्ज़ामपुर के प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप जानते हैं सैटरडे का दिन है, सुबह सुबह का समय है। तो सैटरडे हमारी होती है 7 बजे शुरू हो जाती है एनवायरनमेंट की क्लास। तो हम एनवायरनमेंट के लिए सभी लोग मिले हैं। जल्दी जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन निकाल लेंगे, जल्दी जल्दी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग आ चुके हैं, तो फटाफट यहाँ पर अपनी नोटबुक और पेन के साथ आ जाइए। हम पढ़ रहे थे, कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे थे बच्चों? बायोडाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ रहे थे हम, जैव विविधता। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो चैप्टर हम पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब हम पढ़ रहे थे जैव विविधता। जैव विविधता, जैव विविधता क्या है ये हमने पढ़ लिया था। जैव विविधता क्या है ये हमने पढ़ा था। जैव विविधता को हम कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया था कि इसकी जैव विविधता को हम कैसे नापते हैं। जैव विविधता का क्षरण क्यों हो रहा है, क्यों लगातार जो जैव विविधता है वो डिग्रेड हो रही है, उसका क्षरण हो रहा है, ये भी हमने पढ़ा था। बहुत सारे कारण हमने पढ़े थे जैव विविधता के क्षरण के। जैव विविधता हमारे लिए उपयोगी क्यों है, ये चीज़ भी हम लोग पढ़ चुके थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, तो फटाफट अपने नोट्स को रिवाइज़ करेंगे, जल्दी जल्दी से नोट्स को रिवाइज़ करेंगे, जल्दी जल्दी से अपनी नोटबुक को देखेंगे कि आपकी नोटबुक में कितना लिखा है, आपने क्या क्या पढ़ लिया है। जल्दी जल्दी ज़रा देखिए बायोडाइवर्सिटी में आप कितना कुछ पढ़ चुके हैं। अब बात कर रहे थे जैव विविधता के सारे टॉपिक हो गए और हमारा लास्ट टॉपिक ये चला था जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, जैव विविधता का संरक्षण, हम बात इस पर कर रहे थे, जैव विविधता का संरक्षण। तो जैव विविधता के संरक्षण में मैंने आपको समझाया था कि जैव विविधता का संरक्षण इन सीतु कंजर्वेशन और एक्स सीतु कंजर्वेशन। जैव विविधता का संरक्षण दो तरीके से समझाया था आपको। संरक्षण किया जाता है, एक इन सीतु कंजर्वेशन किया जाता है, इन सीतु स्वस्थाने इन सीतु कंजर्वेशन होता है, और दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा कहलाता है एक्स सीतु कंजर्वेशन। एक्स सीतु कंजर्वेशन, ठीक है, एक्स सीतु कंजर्वेशन, और एक है इन सीतु कंजर्वेशन। एक्स सीतु कंजर्वेशन शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पर, स्वस्थाने, और इसको हम कहेंगे परास्थाने। तो ये सभी लोगों को याद होगा, सभी लोगों को ये याद अच्छे से होना चाहिए। मैंने आपको इन सीतु कंजर्वेशन समझा दिया था और एक्स सीतु कंजर्वेशन भी मैंने आपको समझा दिया था। इन सीतु और एक्स सीतु कंजर्वेशन मैंने आपको समझा दिया था। इन सीतु कंजर्वेशन में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके थे। मैं इसको इसलिए यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको ये याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ लिया है। इन सीतु कंजर्वेशन में हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिए थे, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इन सीतु कंजर्वेशन में राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ हमने अभयारण्य भी पढ़ लिए थे, अगर आपको याद हो, अभयारण्य हमने लोगों ने पढ़ लिए थे। और इसी के साथ हमने बायोस्फीयर रिजर्व को भी पढ़ा था। एक सेकंड होल्ड करेंगे। हमने पढ़ा था स्वस्थाने में राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ चुके थे। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कोई भी ऐसा प्राकृतिक स्थल जहाँ पर जैव विविधता हो, किसी राज्य या किसी क्षेत्र में या किसी समुदाय या किसी निजी भूमि पर, तो उसको हम राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकते हैं। किस तरह से इसकी अधिसूचना होती है, जारी होती है, कौन कौन से प्रावधान किए जाते हैं, कैसे केंद्र और राज्य के सहयोग से उस भूमि को हम, उस प्राकृतिक स्थल को या उस जगह को जहाँ पर जैव विविधता प्रचुर मात्रा में है, उसको हम राष्ट्रीय उद्यान घोषित करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के बाद हमने पढ़ा था अभयारण्य, सेंचुरीज। अभयारण्य पढ़े थे हमने, सेंचुरीज पढ़ी थी, ठीक, अभयारण्य सेंचुरीज पढ़ी थी। और यहीं पर एक पढ़ा था हमने बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर हमने पढ़ा था, बायोस्फीयर, ठीक है। ये हम इतना पढ़ चुके थे।
इसके बीच में मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी, मैंने आपको बताया था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 में जो चलाया गया था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 में, ठीक है। इसके तहत मैंने आपको समझाया था कि बायोस्फीयर क्या होते हैं, किस तरीके से बायोस्फीयर काम करते हैं। 1971 में यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम चलाया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था पर्यावरण के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसका उद्देश्य था कि पर्यावरण के द्वारा जो भी कहा जाए कि जो भी मानव जनित कारक हैं, उन मानव जनित कारकों का पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ता है उसका प्रभाव का आकलन, मतलब एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA करना, मानव जनित कार्यों का जो भी प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर उनका आकलन करना, ये चीज़ भी आपको समझा दी थी। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? वो संरक्षण भी करते हैं, वहाँ पर विकासात्मक कार्य भी होते हैं और लॉजिस्टिक कार्य भी वहाँ पर होते हैं। तीनों का मैंने आपको एक याद करिए, ध्यान दीजिए सभी लोग, तीनों का आपको एक ग्राफ बनाकर बताया गया था। याद आ रहा है सभी लोगों को? ध्यान देंगे सभी लोग, अपनी नोटबुक पर ध्यान दीजिए। सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सभी लोग अपनी नोटबुक पर ध्यान दीजिए। मैंने आपको समझाया था, सभी लोग ध्यान देंगे। जरा जल्दी जल्दी से नोटबुक को पलटिए। एक में लिखवाया था संरक्षण, कंजर्वेशन, जैव विविधता का संरक्षण हो रहा है। दूसरे कॉर्नर में आपको लिखवाया था डेवलपमेंट, पर्यावरण और विकास के बीच में संबंध, और तीसरा था शोध और निगरानी हेतु अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉजिस्टिक। नहीं याद आ रहा है तो मैं थोड़ा सा आपको बनाकर भी बता देती हूँ। बायोस्फीयर रिजर्व, इन तीनों के लिए एक ब्लॉक बनाया था जिसमें था कंजर्वेशन, दूसरा ब्लॉक बनाया था, यहाँ पर था विकास कार्य, डेवलपमेंट का वर्क, डेवलपमेंट, और तीसरा ये ब्लॉक बनाया था मैंने जिसमें था शोध और निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, शोध और निगरानी के लिए नेटवर्क, है ना, शोध निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, ये मैंने आपको बताया था। इन तीनों के बीच में तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? जिसमें ये तीनों कार्य हो रहे हैं। ध्यान आ रहा है या नहीं ध्यान आ रहा है? ध्यान आ रहा है, हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं, हाँ मैम याद आ रहा है। संरक्षण था यहाँ पर, विकास था यहाँ पर, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व। और मैंने आपको ये बताया था कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो त्रिस्तरीय संकल्पना होती है। त्रिस्तरीय संकल्पना, ये इसका कोर सेक्टर होता है, बफर क्षेत्र होता है और ट्रांजिशन क्षेत्र होता है। ये एक त्रिस्तरीय संकल्पना होती है। त्रिस्तरीय संकल्पना का मतलब है कि ये जो इसका कोर सेक्टर है ये कोई राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है, ये कोई राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? सबको दीपावली की शुभकामनाएं। हाँ भाई, बहुत सारे लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो सबको शुभकामनाएं। दीपावली की सबको शुभकामनाएं। चलिए ध्यान करेंगे जल्दी से कि कितना आपको याद आ रहा है, कितना नहीं याद आ रहा है। बायोस्फीयर रिजर्व मैंने आपको समझा दिया। तो कोर आपको बताया था कि बायोस्फीयर रिजर्व में जो कोर एरिया है, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व में कोर एरिया है, ये कोर एरिया, ये जो कोर एरिया है, ये कोर एरिया कोई राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है। अब यहाँ पर रह गया हमारा इन सीटू कंजर्वेशन में हमें जो अभी पढ़ना है वो रह गया है यहाँ पर पवित्र उपवन। अब आज हम बात करेंगे किसकी? आज हम बात करेंगे पवित्र उपवन की। ठीक है, आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे पवित्र उपवन की। तो ये पवित्र उपवन क्या है? ठीक है, इन पवित्र उपवन की बात करेंगे कि ये पवित्र उपवन क्या है। ठीक, हाँ बताइए, मैं आपके मैसेज ज़रा देख लूँ। सभी लोग फटाफट आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ भाई, जल्दी जल्दी आ जाइए ताकि हम पवित्र उपवन की बात करें। बच्चों, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व के नाम भी मैंने आपसे पूछे थे, नंदा देवी, सिमलीपाल, ये बायोस्फीयर रिजर्व के नाम मैंने आपसे पूछे थे, अगर आप लोगों को याद हो तो, है ना। पवित्र उपवन की बात करने के बाद फिर हम बात करेंगे हॉट स्पॉट की बात करेंगे। जैव विविधता में हॉट स्पॉट क्या होता है, हॉट स्पॉट किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर लेकिन हम पहले पवित्र उपवन की बात कर लेते हैं कि पवित्र उपवन क्या होते हैं। अगर आप ये सब भूल गए हों तो दोबारा से देख लेंगे सभी लोग।
ठीक है। अगर आप भूल गए हैं तो दोबारा से देख लेंगे अपनी नोटबुक में जाके सभी लोग ध्यान देंगे, दोबारा से नोटबुक में देख लेंगे। तो पवित्र उपवन की अगर हम बात करते हैं तो पवित्र उपवन कौन से क्षेत्र होते हैं भाई, नाम से आ रहा है। एक बार यूपी में ये क्वेश्चन आ चुका है, प्री में क्वेश्चन पूछा था इन सीतु कंजर्वेशन के इन सीतु जो कंजर्वेशन होता है उसके कौन कौन से तरीके होते हैं, यूपी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वहाँ पर आपको जो दिया गया था वो ऑप्शन पवित्र उपवन भी था। नॉर्मली लोग ये सोचते हैं इन सीतु कंजर्वेशन में पवित्र उपवन कैसे हो सकते हैं, है ना। तो पवित्र उपवन कौन से क्षेत्र होते हैं, पवित्र उपवन ऐसे क्षेत्र होते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में प्रकृति के साथ बेहद लगाव है, किसका, नागरिकों, मतलब देश की जनता का। कुछ सांस्कृतिक क्षेत्र, कुछ प्राकृतिक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कुछ जनजातियाँ हैं या जहाँ कुछ सामुदायिक लोग हैं जिनका उन क्षेत्रों से बेहद लगाव है। तो पवित्र उपवन ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ पर लोगों की आस्था और उनका लगाव है किससे, प्रकृति से। तो आस्था और लगाव के कारण उसका संरक्षण हो रहा है, उस जगह का संरक्षण हो रहा है, ठीक है, संरक्षित किया जाता है। तो IUCN ने इसको प्रकृति की आराधना का रूप कहा, किसको, पवित्र उपवन को। पवित्र उपवन की बात अगर हम करें तो IUCN कहता है कि ये फॉर्म ऑफ नेचर है। IUCN के अनुसार जो है ये IUCN के अनुसार ये है फॉर्म ऑफ नेचर। IUCN के अनुसार IUCN के अनुसार है ये फॉर्म ऑफ नेचर, है ना। IUCN कहता है कि ये जो यहाँ पर जो आस्था है लोगों की, जो प्राकृतिक लगाव है, उसके कारण इसका संरक्षण किया जा रहा है। जो पवित्र उपवन की अगर हम बात करें तो कई बार देखते हैं कि बहुत सारे दो तरह के पवित्र उपवन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, दो तरह के, सेक्रेड ग्रुप्स दो तरह से हो सकते हैं। एक हो सकते हैं ट्रेडिशनल और एक हो सकते हैं किसी ना किसी मंदिर से जुड़े हुए। इसके लिए अगर मैं आपसे कहूँ, मैं आपको अगर बताऊं इसके लिए, तो आपने विश्नोई समाज सुना होगा। राजस्थान में विश्नोई समाज है। विश्नोई समाज जो खेजड़ी का वृक्ष है उसके साथ उसका बेहद लगाव है। किसका, खेजड़ी के वृक्ष के साथ विश्नोई समाज का बेहद लगाव है। तो इसी लगाव को देखते हुए अब ये इसके लिए एक छोटी सी कहानी आप लोगों को मैं सुनाना चाहूँगी। ये बात है जो है आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। ईयर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है बच्चों अभी इस टाइम पे, ईयर मैं आपको बता दूंगी। ये आप लोगों ने सब ने नाम सुना होगा चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन का आपने नाम सुना है, उसमें आप एक नाम सुनते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा इसको एक आंदोलन के रूप में शक्ल देने के लिए, आंदोलन की शक्ल देने के लिए इम्पॉर्टेंट है। उनका नाम चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जब कभी भी चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट आता है तो उसके नेतृत्वकर्ता जो है उसको आगे ले जाने वाले सुंदरलाल बहुगुणा है। लेकिन यदि आप उत्तराखंड में जाएंगे या उत्तराखंड का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर एक नाम आपको आता है सबके सामने, वो है गौरा देवी। गौरा देवी ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। मैं उससे भी पहले आपको ले जाती हूँ, गौरा देवी से भी पहले, ठीक है। आप गौरा देवी से भी पहले अगर जाएंगे तो भारतीय इतिहास में जो चिपको आंदोलन है उसमें नाम आता है अमृता लाल विश्नोई। अमृता लाल विश्नोई विश्नोई समाज की ही एक महिला थी। जब वहाँ के उस एरिया के राजा ने, उस क्षेत्र के राजा ने ये ऐलान किया कि ये खेजड़ी के वृक्ष काट दिए जाए किसी भी कारण से, जो भी कारण था, राजनीतिक या जो भी रहा होगा, तो अमृता लाल विश्नोई के साथ विश्नोई समाज की महिलाएं उन खेजड़ी के वृक्ष से चिपट गई और इसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। जब कुछ लोग उससे चिपक गए तो राजा के जो भाई कर्मचारी होते हैं, जो भी राजा के कारिंदे होते हैं, उनके लिए मुख्य जो होता है वो राजा का आदेश होता है, उसमें चाहे कोई मरे या जिए। उसके बाद जब बहुत सारे लोगों के हाथ पैर कट गए या उनकी मृत्यु हो गई, फिर राजा का ये आदेश आया कि इस क्षेत्र को संरक्षित कर दिया जाए। तो विश्नोई समाज के लिए खेजड़ी के वृक्ष बहुत ज़्यादा आस्था के और लगाव के प्रतीक हैं। यही चीज़ देखते हुए, है ना, तो कभी भी अगर आप राजस्थान का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और चिपको आंदोलन की बात है तो वहाँ पर अमृता लाल विश्नोई का ही नाम आएगा।
तो अमृतालाल विश्नोई जो हैं, अमृतालाल विश्नोई कोई ऐसा ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं अमृतालाल विश्नोई की बात हम कर रहे थे। अमृतालाल विश्नोई, अमृतालाल विश्नोई का जो नाम है वो चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है ना। अमृतालाल विश्नोई का नाम जुड़ा हुआ है चिपको आंदोलन से, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहानी आपको सुनाने का जो मकसद था, ये कहानी सुनाने का सिर्फ ये मकसद था कि किस तरीके से प्राकृतिक या किसी भी प्राकृतिक संसाधनों से या किसी भी प्राकृतिक स्थल से या जैव विविधता से जिस तरीके का लगाव है एक समुदाय का, उसको देखते हुए, उस लगाव को, उस आस्था को देखते हुए उस समुदाय को ये परमिशन दे दी गई है कि उस जगह का संरक्षण वो समुदाय करे। इसको हम कहते हैं पवित्र उपवन, ठीक है। तो ये इन सितु कंजर्वेशन में ही आएगा। स्वस्थानीय संरक्षण मतलब वह जगह इतनी महत्वपूर्ण है वहाँ के लोगों के लिए, वह जगह इतनी महत्वपूर्ण है आस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों के धार्मिक विश्वास से, कि उस जगह के लोगों को ही ये अधिकार दे दिया जाता है कि वो उस जगह को संरक्षित करें। इसको हम कहते हैं पवित्र उपवन। और ये अधिकार कौन देता है? ये अधिकार देती है हमारी सरकार, ठीक है। ये अधिकार सरकार ही देती है कि वहाँ के लोग उस जगह को संरक्षित करें, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर कई, ये अगर हम इसकी बात करें, पवित्र उपवन की बात करें बच्चों, ठीक है, तो पवित्र उपवन के बारे में आप ये कहेंगे कि क्या मतलब ऐसा जो है कि वहाँ के लोग क्या कैसे करते हैं। तो लोगों का इतना अधिक विश्वास होता है इन प्राकृतिक स्थलों में कि ये लोग, अगर आप ये देखें तो आदिवासी क्षेत्रों को भी अगर आप देख लें तो लोगों का इतना विश्वास होता है कि उनको पता है कि अगर इस जगह को हमने नुकसान पहुंचाया तो मृत्यु हो जाएगी, अकाल मृत्यु हो जाएगी, या हमारी जातियां, हमारी संतानें नष्ट हो जाएंगी, या हम मर जाएंगे, या हम पर कोई प्रकोप आएगा, ठीक है। तो ये लोग काफ़ी इस जगह को, पवित्र उपवन के आसपास जो भी जनजातियाँ हैं या जो भी समुदाय है, ये बहुत ही ज़्यादा इसके लिए क्या रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा आर्थिक मतलब इनकी आस्थाएं जुड़ी रहती हैं और इसका ये संरक्षण करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि पवित्र उपवन दो तरह के होते हैं। मतलब एक कहीं भाई एक कोई झील वील है, वहाँ से पानी भरा जा रहा है, उसके पास जो है वो एक क्षेत्र है, वन है, इस तरीके के भी हैं। और कोई मंदिर, स्पेशली भारत में तो मंदिरों से जुड़े हुए काफ़ी उपवन हैं। आप अगर मथुरा जी गए हो भाई, मथुरा जी गए हो तो मथुरा जी में जो है आप देखेंगे वहाँ पर एक पूरा का पूरा बाग है। कहा जाता है कि वहाँ पर राधा कृष्ण जो हैं वो रात में आते हैं। अगर कोई इस जगह पर रुक जाए तो वो सुबह को मरा हुआ मिलता है। तो मथुरा में एक ऐसी जगह है, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसे कई मंदिर हैं जिनसे जुड़े हुए ऐसे उपवन हैं, ऐसी जगहें हैं जिनका लोग संरक्षण करते हैं, समुदाय संरक्षण करता है, जातियाँ संरक्षण करती हैं, या वहाँ के आसपास के आदिवासी जो हैं वो भी उनका संरक्षण करते हैं, है ना। अब इनका महत्व क्या है, इनके जो पवित्र उपवन हैं, ये महत्व तो है ही भाई, बहुत बड़ा महत्व है। भौगोलिक क्षेत्र को संरक्षित कर रहे हैं ये, एक तरह से देखा जाए तो, है ना। वहाँ की जो स्थानिक प्रजातियाँ हैं उनको संरक्षण कर रहे हैं ये लोग जो हैं आसपास। कुछ अगर वहाँ पर जो मृदा है, मिट्टी है, उसका क्षरण हो रहा है या कोई भी इस तरह की घटना घट रही है तो वो भी संरक्षण कर रहे हैं, है ना। इनको संकट क्या है, पवित्र उपवनों को संकट, तो संकट हो सकता है, बहुत सारा संकट हो सकता है।
बहुत सारा संकट ये हो सकता है कि जो विकास के कार्य हैं वो इस पे एक बड़ा संकट है, क्योंकि अगर विकास कार्य हो रहा है तो ऐसे पवित्र उपवनों के लिए लोगों को आंदोलन करने पड़ते, धरने देने पड़ते हैं, बैठना पड़ता है, तब वो विकासात्मक कार्य जो है वो इनका कहा जाए इनके लिए बड़ा संकट बनता है। दूसरा संकट संस्कृतिकरण बनता है। संस्कृतिकरण मतलब जब अब यहाँ पर आस्था जुड़ गई है तो बहुत ज़्यादा टकराव की चीज़ें भी हो जाएंगी। तीसरा यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन की बात अगर कहें, लगातार डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लगातार कृषि के लिए भूमि में परिवर्तन हो रहा है ना, और बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं जिनका आक्रमण भी है। तो ये सारे के सारे संकट हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या, कृषि का विस्तार या कृषि के लिए भूमि, या फिर इसमें कहा जाएगा एनक्रोचमेंट भी कहा जा सकता है। जो ज़्यादा दबंग लोग हैं वो ऐसी जगह को एनक्रोचमेंट भी कर लेते हैं, उनको हथिया लेते हैं, हथियाने के बाद अधिग्रहण करने के बाद उसको सेल आउट करेंगे या वहाँ पर कुछ बनाएंगे। तो इसलिए ये टकराव के बिंदु पर हमेशा उपस्थित रहते हैं। कौन टकराव के बिंदु पर हमेशा उपस्थित रहते हैं? पवित्र उपवन जितने भी हैं, ठीक है। अब पवित्र उपवन में कुछ स्थानीय प्रजातियां हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? तो हम बिना फैक्ट के कोई बात नहीं करेंगे, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन हम ये समझेंगे कि ये जो पवित्र उपवन हैं इनमें वो कौन सी प्रजातियां किस किस के लिए, जैसे ये कभी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लिया जाता है, आपको दे दिया जाएगा उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड, 3-4 राज्य दे दिए गए और पूछ लिया गया कि इसमें से सरना। तो पवित्र उपवन झारखंड में ही एक ऐसी जगह है जिस झारखंड में, मैं कुछ यहाँ पर नाम लिखूंगी, झारखंड, तो झारखंड में स्थानिक प्रजाति है, झारखंड की स्थानिक प्रजाति है सरना, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गुम्पा फॉरेस्ट कहाँ है? अरुणाचल में है, अरुणाचल में है। गुम्पा फॉरेस्ट अरुणाचल में होगा, सरना झारखंड में, ठीक है। एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो मेघालय है, मेघालय में भी एक है कीलालिंगदो, मेघालय में कीलालिंगदो, ठीक है। कुछ मुख्य मैं लिखवा रही हूँ, सभी नहीं लिखवा रही हूँ। मेघालय में है कीलालिंगदो, ये स्थानिक प्रजातियां हैं। ये इधर जो लिखी हुई हैं जितनी भी हैं वो स्थानिक प्रजातियां हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं सब के सब इन क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में पाए जाने के कारण, हाँ ठीक है, इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ये इन क्षेत्रों में पाई जा रही है। सरना गुम्पा फॉरेस्ट मेघालय की है कीलालिंगदो, ठीक है। देवरा काड़ू एक और देख लीजिए, कर्नाटक में होती है। देवरा काड़ू कहाँ है? देवरा काड़ू है कर्नाटक में, देवरा काड़ू। देवरा काड़ू कर्नाटक में है, ठीक है। देवरा काड़ू कर्नाटक में है। तो ये कुछ हैं जो स्थानिक प्रजातियां हैं जो स्थान विशेष पे पाई जाती हैं, ठीक है। स्थानिक प्रजातियां जो स्थान विशेष पे पाई जाती हैं। इसमें एक बेहद महत्वपूर्ण है जो कभी काफ़ी, सरना भी झारखंड में, सरना झारखंड में ये पूछा गया है। इसमें एक बेहद महत्वपूर्ण है बुग्याल। बुग्याल तो सब लोग जानते ही हैं। बुग्याल कहाँ पाए जाते हैं? बुग्याल उत्तराखंड में पाए जाते हैं। बुग्याल कहाँ है? बुग्याल उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ये भी लिख लीजिए क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बुग्याल कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। देवभूमि कहलाते हैं ये बुग्याल,
उत्तराखंड को भी देवभूमि कहा जाता है। और बुग्याल वहाँ के लोगों के मन में ये एक ऐसी आस्था होती है कि यहाँ बुग्याल में देवताओं का वास होता है। बुग्याल बहुत ऊंचाई पर जो घास के मैदान हैं उनको बुग्याल कहा जाता है, वो देवभूमि भी कहते हैं वहाँ इसको लोग। और ये माना जाता है, अल्पाइन के उपवन हैं ये, और ये माना जाता है कि जो देवता हैं वो वहाँ पर वास करते हैं। उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं, उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड के वासी ये मानते हैं कि देवताओं का वास ऊंचाई पर होता है। ठीक है, तो बुग्याल को बहुत आस्था के साथ देखा जाता है, और बुग्याल को आस्था के साथ देखा जाता है, उसका संरक्षण भी वहाँ के लोग करते हैं। तो ये थी कुछ मुख्य भूमियाँ जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा और भी काफ़ी हैं जो हम आपको धीरे धीरे बता देंगे। अभी यहाँ कोई मुख्य भूमियाँ बताइए जो अक्सर क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। सरना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, और सरना के साथ यहाँ पर बुग्याल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया है। इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और जो चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये इतना महत्वपूर्ण है आपके लिए, इतना लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब बात करते हैं, ये जो पवित्र उपवन था ये तो हो गया, मैंने आपको समझा दिया। अब हमारा इन सीटू कंजर्वेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इन सीटू कंजर्वेशन पूरा हो चुका है। अब हम बात करेंगे किसकी, एक्स सीटू कंजर्वेशन की। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो एक्स सीटू कंजर्वेशन से पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं, और वो है हमारे तप्त स्थल, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट एरिया, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट एरिया। तो जैव विविधता के तप्त स्थल क्या है, हम इसकी बात कर लेते हैं। जैव विविधता के तप्त स्थल क्या है, तो मुझे ये बताइए आप सभी लोग, अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ में आ रही हो तो वो कमेंट बॉक्स में जाके उसको कमेंट ज़रूर करेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ में आ रही हो उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे, कुछ भी अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है, उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे सभी लोग। समझ में नहीं आया तो अभी हम बात करेंगे किसकी, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की बात करेंगे। अक्सर इससे प्री लेवल का क्वेश्चन बनता है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में स्थानिक प्रजातियां कितनी होनी चाहिए, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, किसी भी स्थल को बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट घोषित करने के लिए कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं होनी चाहिए, इस तरीके का प्रश्न आपका इस बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट से बनता है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में जैव विविधता जो होती है काफ़ी प्रचुर होती है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जैव विविधता काफ़ी प्रचुर होती है यहाँ पर। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की क्या संकल्पना है ये देखेंगे। जैव विविधता तप्त स्थल, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता हॉट स्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, जैव विविधता तप्त स्थल, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं कि जो है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इसलिए अभी यहाँ पर लिया है कि जो इन सीटू कंजर्वेशन है, इन सीटू कंजर्वेशन के लिए बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की संकल्पना भी दी गई थी, है ना। ये संकल्पना जो दी थी, ये दी थी संकल्पना नॉर्मन मायर ने, ठीक है। ये संकल्पना दी गई है नॉर्मन मायर के द्वारा, नॉर्मन मायर के द्वारा ये संकल्पना दी गई है। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि हॉट स्पॉट किसको निर्धारित किया जाए, कौन से स्थल हैं जिनको हॉट स्पॉट बनाया जाए। अब ये आप लोग ही मुझे बताइए बच्चों, जितने भी
हुआ। एक्स सितु कंजर्वेशन में भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, इन सितु में भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम कर रहे हैं। नहीं ये नहीं तो इन सीतु कंजर्वेशन के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। एक्स सीतु में भी हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब पूरे दुनिया में जैव विविधता का संरक्षण करना अपने आप में बेहद टफ है। अगर हम उन गिने चुने क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता बहुत प्रचुर मात्रा में है ना, जहाँ पर बहुत प्रचुर मात्रा में, अगर हम उस पर भी फोकस करें, इन क्षेत्रों पर हम फोकस करें, तो हम कहीं ना कहीं जैव विविधता के संरक्षण को बेहतर तरीके से करेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा है, प्रचुर मात्रा में है। अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो हम जो है कहीं हद तक उसको संरक्षित करने में सफलता प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो इसलिए कुछ क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता प्रचुर मात्रा में है, कहा जाए कि दुनिया की आधी जो जैव विविधता है वो इसी हॉट स्पॉट में मिल रही है। 50% तो हमें यहीं पे मिल जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ 50% से वनस्पतियों की, पौधों की 50% से अधिक प्रजातियाँ इसी स्थल में हैं, और सरीसृप की, उभयचर की 43% प्रजातियाँ इन्हीं स्थलों में हमें मिल जाती हैं। तो हमें ये करना चाहिए ना कि हमें पहले इन स्थलों को संरक्षित कर लेना चाहिए। हमें अपना पूरा का पूरा फोर्स लगा के इस स्थल को संरक्षित कर लेना चाहिए, ताकि यहाँ की प्रजातियाँ जो रहें वो सुरक्षित रहें। तो पहला ये काम हमारा होना चाहिए ना। तो वही है, यही कंसेप्ट है 1988 में नॉर्मन वायर एक पर्यावरणविद थे, उन्होंने जैव विविधता के संरक्षण का एक बेहतर ये विकल्प दिया, बेहतर ये समाधान दिया या ये संकल्पना दी। उन्होंने कहा कि जो हमारी जो हॉट स्पॉट है, हमारी पूरी दुनिया में जो हॉट स्पॉट हैं, जैसे कि अब आप देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता होती है। तो हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को हमें क्या संरक्षित करने के उपाय खोजने चाहिए ना। तो जैसे कोरल रीफ में सबसे ज़्यादा जैव विविधता होती है, तो हमें कोरल रीफ को बचाना चाहिए, उसको संरक्षित करना चाहिए। तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए उसको संरक्षित करने में। तो उन्होंने, नॉर्मन मायर ने कहा कि हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम इस जैव विविधता को इन हॉट स्पॉट में संरक्षित करें। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गया सभी लोगों को। तो अब यहाँ पर उन्होंने कुछ मापदंड स्थापित किए। कौन से मापदंड स्थापित किए थे भाई? ऐसे तो किसी भी क्षेत्र को मान लेंगे भाई, किसी भी क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में जो है हम जैव विविधता संरक्षण करें, किसी भी क्षेत्र को हमने हॉट स्पॉट बना दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, किसी भी क्षेत्र को हॉट स्पॉट नहीं बनाना है। पहला क्या होना चाहिए? पहला ये होना चाहिए कि इस क्षेत्र में लगभग 1500, लगभग क्या होने चाहिए, लगभग होने चाहिए 1500 यहाँ पर स्थानिक संवहनीय पौधे होने चाहिए। संवहनीय पौधे, जिनमें संवहनिक पौधे का मतलब होता है जिनमें वस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जो मतलब विकसित पौधे हैं, है ना। मतलब ऐसे नहीं झाड़ वाड़ सब हो गया, ऐसे नहीं होगा। 1500 संवहनिक पौधे होने चाहिए, ठीक है। 1500 यहाँ पर होने चाहिए, संवहनिक पौधे होने चाहिए। और ये क्या होने चाहिए? स्थानिक होने चाहिए, स्थानिक संवहनीय पौधे होने चाहिए। और यहाँ पर बात उन्होंने की कि जो विश्व की 70% से अधिक प्राथमिक वनस्पतियाँ यहाँ पे नष्ट हो जानी चाहिए। जितनी भी यहाँ पर स्थानिक प्रजातियाँ हैं, 70% प्रजाति, वनस्पति प्रजाति जो है वो नष्ट हो चुकी हो मतलब ख़त्म हो चुकी हो। और ख़त्म हो चुकने के बाद भी यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा रिच है। तो जब ख़त्म हो चुकी होगी तभी तो उसको संरक्षित करेंगे भाई। हमें ये तो पता होना चाहिए कि जो प्रजाति है ये नष्ट हो रही है, ख़त्म हो रही है, इसलिए ये जगह इम्पॉर्टेंट बन जाती है, इसको संरक्षित करना चाहिए, इसमें सुधार लाना चाहिए। तो दूसरी उन्होंने जो थी, दूसरी अपनी बात ये रखी कि दूसरी बात थी कि 70% से अधिक प्राथमिक वनस्पति जो है वो नष्ट हो चुकी हो। और तीसरी बात अगर कहें तो 35 हॉट स्पॉट ऐसे हैं यहाँ पर,
35 हॉट स्पॉट की बात करेंगे हम। 35 हॉट स्पॉट ऐसे हैं विश्व की वनस्पतियां जिनमें 50% और यहाँ पर कशेरुकी जो है वो 43% है। तो यहाँ पर ये दो बातें, इसमें दो को इसको तीन भी कर सकते हैं कि तीन कर सकते हैं, स्थनिक को अलग रख सकते हैं, है ना। स्थनिक प्रजाति का मतलब है कि वो वहीं की है, वो कहीं और की नहीं है, वो प्रजाति वहीं की है, वो कहीं और की नहीं है, ठीक है। उसका घर वही है, वो वहीं पर उत्पन्न हुई, वहीं पर उसका पूरा का पूरा जो है पूरा परिवार चल रहा है। तो इसके आधार पर अगर हम बात करें, इन प्रावधानों के आधार पर कुछ हॉटस्पॉट ऐसे हैं, एक सेकेंड रुकेंगे, कुछ हॉटस्पॉट ऐसे हैं जो भारत में निर्धारित किए गए कि भारत में वो कौन से हॉटस्पॉट हैं। तो भारत में वो 4 हॉटस्पॉट हैं, इसको मैं रब कर दे रही हूँ, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो 4 हॉटस्पॉट ऐसे हैं भारत में जिनकी बात की गई है ना, जिनकी बात की गई, वो 4 हॉटस्पॉट कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं उनकी हम बात करेंगे। पूरी दुनिया में तो 35 की बात है, ठीक है, 35 हॉट स्पॉट पूरी दुनिया में है, लेकिन 4 हॉट स्पॉट जो हैं उनकी बात की जा रही है कि वो 4 हॉट स्पॉट भारत उन क्षेत्रों में आ रहा है, ठीक है। और लगभग इसमें अगर देखा जाए तो 8 और हॉट स्पॉट ऐसे जिसमें पूरी दुनिया की वनस्पति जो है वो आ जाती है, ठीक है। चलिए भारत में देखते हैं कि भारत में कौन कौन से हॉट स्पॉट है ये, तो मैं इसको रब कर रही हूँ। भारत के हॉट स्पॉट देखते हैं कि भारत के हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं। एक सेकेंड, जो भारत के हॉट स्पॉट हैं सबसे पहला हिमालयी क्षेत्र है, सबसे पहला है हिमालयी क्षेत्र। दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा हो गया पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, और इसमें जो है श्रीलंका भी आ जाएगा। तीसरा अगर बात करें तो निकोबार और सुंडालैंड जो है वो आ जाएगा इसमें। हाँ, निकोबार और सुंडालैंड आ जाएगा इसमें। है तो वैसे सुंडालैंड ही, ठीक है, सुंडालैंड आ जाएगा जिसमें निकोबार द्वीप आता है और एक और द्वीप आ जाता है सुंडालैंड, ठीक है। 2013 में इसको घोषित किया गया था, सुंडालैंड पार्क को 2013 में घोषित किया गया था इसे। तो इसमें निकोबार द्वीप समूह आ जाता है और ट्रेन कैट एक द्वीप समूह है जो आ जाता है सुंडालैंड पार्क, ठीक है। चौथा हमारा जो है वो है इंडो बर्मा क्षेत्र। चौथा हमारा जो पार्क वो है इंडो बर्मा क्षेत्र। हम बच्चों क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में हम क्या पढ़ चुके, इन सीटू कंजर्वेशन में हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ चुके, इन सीटू कंजर्वेशन में हम अभयारण्य पढ़ चुके, इन सीटू कंजर्वेशन में हम बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ चुके, इन सीटू कंजर्वेशन में हम पवित्र उपवन पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पढ़ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। तो मैंने आपको ये भी समझा दिया कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की संकल्पना आई क्यों और कब आई, ठीक है। नॉर्मन मायर ने दी थी ये संकल्पना 1988 में, और ये क्यों आई और इसके तहत पूरे विश्व में
35 हॉट स्पॉट हैं, ऐसे 35 जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमारी पूरी दुनिया का 50% वहाँ पर वेजिटेशन प्रेजेंट है। 43% अगर हम देखें तो जितने भी हमारे उभयचर और सरीसृप हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट हैं, है ना, वो वहाँ पर हैं। तो इसलिए हम 35 हॉट स्पॉट ऐसे हैं जिसे हमें संरक्षित सुरक्षित करना चाहिए। ठीक है, उन्हीं 35 में से हम 4 की बात कर रहे हैं, कहाँ, अपने इंडिया में, अपने भारत में। तो सुंडरलैंड जो है, सुंडरलैंड पार्क जो है, इसको 2013 में हॉट स्पॉट इसको बनाया गया था। इसी के तहत आता है निकोबार द्वीप समूह जो कि भारत का भाग है। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह जो कि भारत का भाग है। तो हम हॉट स्पॉट की संकल्पना कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। ये बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी का वो एरिया है जिसको हॉट स्पॉट की संकल्पना के तहत रखा गया है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना, जिसको हॉट स्पॉट की संकल्पना के तहत रखा गया है। अब यहाँ पर जब हॉट स्पॉट की संकल्पना के तहत रखा गया है तो चौथा इंडो बर्मा क्षेत्र है। ठीक है, चौथा हो गया इंडो बर्मा क्षेत्र, चौथा हो गया इंडो बर्मा क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट ये बन जाता है कि हमारा प्री का क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये हॉट स्पॉट बनाए गए हैं और आपको ये भी पता है कि जो हॉट स्पॉट बनाए गए हैं, इन हॉट स्पॉट में कुछ प्रजातियां हैं जो यहाँ की स्थनिक है और स्थनिक प्रजातियां होनी चाहिए। ये तो इसके मापदंड में रखा गया है कि प्रजातियां क्या होनी चाहिए, स्थनिक होनी चाहिए। तो स्थनिक प्रजातियां 1500 से लेके संवहनिक पौधे होने चाहिए, स्थनिक होने चाहिए, और जो है वो 70% वहाँ पर वनस्पति नष्ट हो जानी चाहिए। ये बात कही गई है ना, प्राथमिक वनस्पति नष्ट हो चुकी हो, है ना। तो स्थनिक होना यहाँ पर ज़रूरी है कि यहाँ पर कोई स्थनिक प्रजाति है या नहीं है। तो अब आपके लिए जो 35 नाम हैं वो भी लगभग इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। बड़े बड़े से नाम हैं जो कि आपको पता ही है कौन कौन से हॉट स्पॉट है, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। हॉट स्पॉट की लिस्ट कभी दे दी जाएगी आपको। यहाँ पर जो भारत के हैं वहाँ पर जो हॉट स्पॉट है उसकी जो प्रजाति है वो मेन देख लेते हैं कि हिमालयी अगर क्षेत्र है तो कौन सी प्रजाति होगी। ठीक है, तो हिमालयी क्षेत्र है तो कौन सी प्रजाति होगी, इंडो बर्मा क्षेत्र है तो कौन सी प्रजाति होगी, निकोबार है तो कौन सी प्रजाति होगी। तो अगर हम बात करें हिमालयी क्षेत्र की, तो भाई हिमालयी क्षेत्र में हमारा 2 क्षेत्र आ जाते हैं, पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्र आ जाते हैं, थोड़ा भाग। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी जो स्थनिक प्रजाति है, यहाँ पर अगर हम हिमालयी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जंगली एशियाई भैंस है, एक सींग वाला गैंडा है, सुनहरा लंगूर है, हिमालय कोयल है। यहाँ पर ये सब चीज़ें आ जाती हैं। एक सींग वाला गैंडा, एशियाई भैंस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 2-3 प्रजातियों के नाम लिख देती हूँ। एक सींग वाला गैंडा, एशियाई भैंस हो गई, हिमालयी कोयल हो गई, ठीक है। सओला करके एक है, क्योंकि हमारा हिमालय वाला क्षेत्र तो दोनों पड़ेंगे ना, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये मैं मैप ऐसे बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा तो मैप यहाँ पर अभी नहीं बन पाएगा। तो एक तो ये वाला पूरा क्षेत्र हो गया ना, ये वाला पूरा क्षेत्र हो गया हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, इसको समझ रहे होंगे आप, ये वाला क्षेत्र हो गया। दूसरे ये हमारा जो है ये भी तो आ जाएगा ना। ठीक है, ये वाला क्षेत्र भी हमारा हिमालयी क्षेत्र में ही तो आएगा, पूर्वी हिमालय है ना, पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र भी हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा मैंने लिखा है, तो ये देखिए फिर कट गया। एक सींग वाला गैंडा, ये भारत का ये वाला ऊपर वाला क्षेत्र। तो एक सींग वाला गैंडा हो गया, एशियाई भैंस हो गई, हिमालयी कोयल पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम और देखें तो जैसे कि लंगूर हो गया, यहाँ पे लंगूर भी मिलेगा। ठीक है, गंगा की डॉल्फिन यहाँ मिल जाएगी, नामदफा उड़ने वाली गिलहरी है यहाँ पर एक गिलहरी है जिसका नाम है नामदफा। अब ये जो पूरा अरुणाचल वाला क्षेत्र पड़ेगा जहाँ पर हिमालय है, नामदफा उड़ने वाली गिलहरी है। ठीक है, नामदफा
उड़ने वाली गिलहरी, ठीक, इसी क्षेत्र में है। और फिर गंगा डॉल्फिन, वो भी हमें यहीं मिलेगी क्योंकि गंगा वाला क्षेत्र है, तो गंगा डॉल्फिन ये वाला क्षेत्र है, गंगा वाला क्षेत्र है, तो गंगा डॉल्फिन मिलेगी हमें, ठीक है, गंगा डॉल्फिन, ये यहाँ पर गंगा डॉल्फिन आ गई। अब अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें पश्चिमी घाट और ये वाला क्षेत्र, तो जो हमारा पश्चिमी घाट है बच्चों, इसको मैप को मैं यहाँ बता रही हूँ, जो ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये वाला एरिया, पश्चिमी घाट वाला एरिया, एक तरह से अगर देखा जाए तो ये आर्द्र पर्णपाती वर्षा वन है। ये कैसा है, आर्द्र पर्णपाती वर्षा वन है, ये आर्द्र पर्णपाती वर्षा वन। आर्द्र पर्णपाती कैसा है, आर्द्र पर्णपाती वर्षा वन है ये, ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वर्षा वन है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है रेप्टाइल्स और जितने भी एम्फीबियन हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। रेप्टाइल्स और एम्फीबियन यहाँ पर सबसे ज़्यादा, यहाँ पर इस क्षेत्र में रेप्टाइल्स मिलेंगे, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन, मतलब उभयचर और उभयचर मिलेंगे यहाँ पर, उभयचर, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन उभयचर, और रेप्टाइल्स हो गया सरीसृप, रेप्टाइल्स हो गया सरीसृप, ठीक है, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हैं वो मिलेंगे। यहाँ पर एक और लॉइन टेल्ड मकाक, यहाँ की संकटग्रस्त प्रजाति है, इसको रब करना पड़ेगा मुझे, ऐसा लग रहा है क्योंकि बोर्ड पूरा भर चुका है, ठीक है, तो यहाँ की लॉइन टेल्ड मकाक एक संकटग्रस्त प्रजाति है इस क्षेत्र की, इस क्षेत्र की एक प्रजाति है जिसका नाम है लॉइन टेल्ड मकाक, इसको नोट कर लेंगे, ये संकटग्रस्त प्रजाति है, ये है संकटग्रस्त प्रजाति, ठीक, ये इसकी किसकी, पश्चिमी घाट की संकटग्रस्त प्रजाति है लॉइन टेल्ड मकाक, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा बचा है वो बचा है हमारा कौन सा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र है ये, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, दक्षिणी चीन, इसमें सब आ जाएंगे, इंडो बर्मा, ठीक है। मैं इसको सबको रब कर रही हूँ, जितना भी मैंने यहाँ पर लिखा है सबको मैं रब किए दे रही हूँ। और यहाँ पर देखते हैं इंडो बर्मा क्षेत्र, यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, ये वाला हमारा जो पार्ट होगा, ये हमारा पार्ट होगा इंडो बर्मा क्षेत्र का, ठीक है। इंडो बर्मा क्षेत्र में मैंने आपको बताया है कि इसमें थाईलैंड आ जाएगा, दक्षिणी चीन वाला क्षेत्र भी आ रहा है इसमें, थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, ये म्यांमार आ रहा है, ठीक है, म्यांमार आ रहा है, थाईलैंड आ रहा है, यहाँ पर थाईलैंड आ रहा है, दक्षिणी चीन आ रहा है, वियतनाम का भी पार्ट आ रहा है इसमें, ठीक है, वियतनाम का भी पार्ट आ जाएगा यहाँ पर, वियतनाम। और यहाँ पर जो स्थनिक प्रजाति है, यहाँ की स्थनिक प्रजाति है अदरक, ठीक है, अदरक के बारे में हम बात करेंगे, अदरक यहाँ की स्थनिक प्रजाति है, ठीक है, यहाँ की ही स्थनिक प्रजाति है। तो इंडो बर्मा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा तप्त स्थल जो है, इंडो बर्मा हॉट स्पॉट जो है, अदरक यहाँ की प्रजाति है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा बचा, अब हमारा बचा है निकोबार वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर इसको मैं रब कर देती हूँ। अब आपको समझ में आ रहा होगा एक एक क्षेत्र की बात। तो जब हम इंडिया का मैप ये देख लेते हैं ऊपर, तो यहाँ पर हमारा निकोबार आ रहा है, ठीक है, ये बच्चों मैप यहाँ पर, ये हमारा निकोबार वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब हमें पता है कि निकोबार वाले क्षेत्र में हम सभी लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर मैंग्रोव्स हैं, मैंग्रोव्स, ठीक, यहाँ पर कौन है, मैंग्रोव्स यहाँ की स्थनिक प्रजाति है। यहाँ पर कछुआ, टर्टल की बात अगर हम करें, यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, मगरमच्छ, है ना, ये सब यहाँ पर क्या है, ये यहाँ की प्रजातियाँ हैं, ये यहाँ की मुख्य प्रजातियाँ हैं। मगरमच्छ है यहाँ पर, मैंग्रोव्स है यहाँ पर, कछुआ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इसके अलावा कोरल रीफ और डुगोंग, यहाँ पर कौन है, कोरल रीफ है,
कोरल रीफ और डुगोंग, ये सारे के सारे यहाँ पर जीव हैं। अब आप खुद सोचिए कि निकोबार में मैंग्रोव्स हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा हैं मैंग्रोव्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता है मैंग्रोव्स की। तो यहाँ पर मैंग्रोव्स को संरक्षित किया जाएगा या नहीं? डुगोंग 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 या कोरल रीफ, है ना, कोरल रीफ, कछुआ, मगरमच्छ, इन सब को संरक्षित किया जा रहा है कहाँ? यहाँ इस वाले हॉट स्पॉट में, ठीक है, इस वाले हॉट स्पॉट में। अब यहाँ पर सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस भी फैला हुआ है इस वाले हॉट स्पॉट में। क्यों फैला हुआ है? सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस तक ये क्यों फैला हुआ है? क्योंकि 2013 में मैंने आपको बताया था ना कि 2013 में जो सुंडालैंड है इसको विश्व के वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने इसको विश्व का वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था सुंडालैंड को। सुंडालैंड ये पूरा का पूरा इधर वाला एरिया होगा जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया और ये फिलीपींस, ये पूरा का पूरा आपको पता ही है, ये वाला एरिया पूरा का पूरा सुंडालैंड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको पूरा का पूरा ये घोषित किया गया, क्या? अंडमान निकोबार से लगा हुआ है ना, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, ये सब का सब एरिया लगा हुआ है, तो इसको पूरा घोषित किया गया था हॉट स्पॉट। और जब ये हॉट स्पॉट बना तो निकोबार, इस भारत का निकोबार इसमें आता है। और यहाँ की जो स्थानिक प्रजातियाँ हैं वो मैंग्रोव्स हैं, यहाँ पर डुगोंग है, यहाँ पर, ठीक है, डुगोंग है यहाँ पर, और यहाँ पर कछुआ है, मगरमच्छ है, कोरल रीफ यहाँ पर है, कोरल रीफ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोरल रीफ। क्लियर हो गई ये बात? समझ में आ गया सभी लोगों को? तो उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा जितना भी पढ़ाया मैंने। जल्दी जल्दी से फटाफट से एक बार रिवाइज कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आज हमारा ये चैप्टर लगभग फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम से जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बायोडाइवर्सिटी लगभग आज पूरा ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ते हैं आगे एक्स सीतु कंजर्वेशन की तरफ। हम आगे बढ़ते हैं एक्स सीतु कंजर्वेशन, परास्थाने कंजर्वेशन। परास्थाने कंजर्वेशन का मतलब क्या है? जब किसी भी प्राणी को या किसी भी वनस्पति को, किसी भी जीव जंतु को उसके स्थान से उठाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर संरक्षित किया जाता है। तो बच्चों मैं आपसे पहले एक सवाल ये करना चाहूँगी, मुझे ये बताइए आप लोग कि जो परास्थाने कंजर्वेशन किया जाता है, जो एक्स सीतु कंजर्वेशन किया जाता है, उसको करने का कारण क्या हुआ होगा, है ना। हम अगर इन सीतु कंजर्वेशन कर रहे हैं तो इन सीतु कंजर्वेशन जो जीव है उसको उसी के स्थान पर कंजर्व कर रहे हैं, तो उसके लिए तो हमारी प्लानिंग्स ही अलग हो जाएंगी, है ना। लेकिन अगर हम एक्स सीतु कंजर्वेशन कर रहे हैं, मैं मेरे घर में रह रही हूँ, मुझे मेरे घर में ना सुरक्षित करके मुझे मेरे घर से कहीं दूर ले जाके सुरक्षित किया जा रहा है, क्यों? आखिर ऐसा कारण क्या है? मैं पूछूंगी ना, भाई मुझे मेरे घर में सुरक्षा ज़्यादा मिलेगी या मुझे बाहर ले जाके सुरक्षित करोगे? तो आप यही कह सकते हैं ना कि मैम आपके घर की छत जो है वो गड़बड़ हो रही है, या आपके घर की पिछली दीवार जो है वो गड़बड़ है, चोर आ सकता है, या ये खिड़की टूटी हुई है, तो आप यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, आप दूसरी जगह चलिए, वहाँ सुरक्षित रहेंगे, ये कहेंगे ना। तो सेम वही बात है जब एक्स सीतु कंजर्वेशन करते हैं। तो एक्स सीतु कंजर्वेशन में या तो परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उस जीव को हमें उसके स्थान से उठा के कहीं दूसरी जगह ले जाके सुरक्षित करना होता है, या फिर इस तरीके का संरक्षण वहाँ पर नहीं दिया जा सकता। जैसे कि अगर ये बात कही जाए कि जैसे सीड बैंक की बात की जाए, सीड बैंक यानी कि बीज बैंक, तो जो ऐसी फसलें हैं जो कृषि की महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए उनके बीजों को हमें सुरक्षित करना है। अब बीजों को सुरक्षित कहाँ करेंगे? खेत में थोड़ी ना सुरक्षित करेंगे। तो बीजों को सुरक्षित करने के लिए तो हमें कोई ना कोई ऐसी जगह चाहिए होगी ना जहाँ ले जाके उसको सुरक्षित किया जाए। तो ये हो जाएगा एक्स सीतु कंजर्वेशन।
ठीक है। अब मान लीजिए कि बहुत सारे कोई जो है स्थनिक प्रजातियां हैं, विदेशी दुर्लभ प्रजातियां हैं, जो हो सकता है कि जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो रही हो। अब हमें क्या करना है, अब हमें उनके जीन को सुरक्षित करना है। तो उनके जीन को सुरक्षित करने के लिए जीन को कहीं ना कहीं जीन बैंक में रखना होगा ना। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है ना। मीन्स एक विदेशी दुर्लभ पौधा है, ठीक है। अब विदेशी दुर्लभ पौधा है वो, उस पौधे को कैसे संरक्षित करें, क्योंकि वो नष्ट होने वाला है जल्दी ही। उसकी 1-2 सदस्य रह गए हैं और जल्दी ही ऐसा हो सकता है कि वो 1-2 सदस्य भी उनकी आयु पूरी हो जाए या उनके ऊपर परिस्थितियों का, पर्यावरण का प्रभाव पड़े। अब इसको कैसे संरक्षित करेंगे? अब इसको संरक्षित करने के लिए इसका जो जीन है, उस जीन को हम जीन बैंक में जाके सुरक्षित करेंगे। तो जीन कहाँ है? जीन तो उसके सेल में है, उसके टिश्यूज़ में। तो उसके टिश्यू का कलेक्शन हम करेंगे और वो कलेक्शन ले जाके हम रखेंगे जीन बैंक में। जीन बैंक में हम इसको बहुत सारी टेक्निक के साथ, बहुत सारी जो है विधियों के साथ सुरक्षित रखते हैं। ऐसे थोड़ी रखेंगे कि हमने इससे टिश्यू ले लिया, हमने एक प्लांट को की उसकी टहनी को तोड़ दिया और टहनी को तोड़ के ले जाके फ्रिज में रख दिया। इससे संरक्षण नहीं होगा, है ना। तो हम उसका या तो क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं, या अन्य विधियों के द्वारा हम उसके जीन को सुरक्षित करते हैं। तो ये सुरक्षा भी कहाँ होगी? जहाँ जीव है वहाँ उससे दूसरे स्थान पर ले जाके होगी। इसलिए हम इसे कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्लियर हो गई ये बात? समझ में आ गया? अब दूसरी चीज़ ये जीन बना के हो गया। अब ये भी हो सकता है कि कोई किसी ना किसी जो पौधा है उसको हम किसी बॉटनिकल गार्डन में लगा दें, है ना। कोई हम बाहर से कोई पौधा लेके आए हैं, कोई बाहर से कोई जीव है, तो हम उसे ले जाके बॉटनिकल गार्डन में लगा दें। बॉटनिकल गार्डन की संकल्पना भी आप लोग जानते होंगे। बॉटनिकल गार्डन की संकल्पना, बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन हैं। कभी किसी बॉटनिकल गार्डन को आप लोग घूमने भी गए होंगे, देखा होगा बॉटनिकल गार्डन, आप लोगों ने घूमने गए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन में कई प्रकार के विदेशी दुर्लभ पौधे लगे रहते हैं बॉटनिकल गार्डन में। मैं आपके लिए एक लिस्ट लेके आई थी बच्चों, एक पीडीएफ थी जिसमें मैं आपको बहुत सारे सोची थी कि बॉटनिकल गार्डन और बहुत सारे टाइगर रिजर्व के नाम। चलिए कोई बात नहीं है, मैं अभी देखते हैं, पीडीएफ लगा लेंगे हम बीच में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं बॉटनिकल गार्डन की। तो हम एक्स सीटू कंजर्वेशन कैसे करते हैं? हम एक्स सीटू कंजर्वेशन कर सकते हैं सीड बैंक, बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, जीन बैंक, जीन पूल, ये सब हमारी विधियाँ होती हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन की। एक्स सीटू ध्यान से पढ़ना है, इसे लग रहा होगा ये तो सारी बातें ऐसे ही हैं, है ना, लेकिन ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। परास्थाने संरक्षण, परास्थाने संरक्षण। तो परास्थाने संरक्षण है, उसमें पहला बीज बैंक, बीज बैंक, जीन बैंक, बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। जो है परास्थाने में ये मेन महत्वपूर्ण है। परास्थाने, बाह्य स्थाने या परास्थाने एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। अब एक्स सीटू कंजर्वेशन में सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको बस ये समझ में आ जाए कि भाई एक्स सीटू कंजर्वेशन करना क्यों पड़ रहा है ना। कोई विदेशी जाति का आक्रमण हो गया, कोई प्रदूषण हो गया, कोई यहाँ पर जैसे कि वहाँ की परिस्थितियाँ बिगड़ गई हैं, तब हम जो करते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन करते हैं। अब उनके लिए एक्स सीटू कंजर्वेशन करने में एक सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो सकती है? खुद सोच के देखो। मुझे मेरे घर से निकाल के कहीं और ले जाया जाए, जब मुझे मेरे घर से निकाल के कहीं और ले जाया जाएगा तो यह हो सकता है कि मैं दूसरी जगह एडजस्ट ना कर पाऊँ।
बीमार पड़ जाऊं, है ना, कोई बात हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, या फिर मुझे जहाँ ले जाया जा रहा है, मुझे मेरे घर से हटा के जहाँ ले जाया जा रहा है वहाँ मेरे रहने के लायक आवास बनाने में बड़ी दिक्कत हो। यही तो होगा ना मैम, अब रह लो, आप ऐसे में ही रह लो, जैसा भी है वैसे ही रह लो, है ना। ये में हम हर प्रजाति के साथ ये नहीं कर सकते। मनुष्य के अंदर होती हैं क्षमताएं, मनुष्य के अंदर ये क्षमताएं होती हैं कि वो एडजस्ट कर सकता है, वो ठीक है, चलो चल जाएगा, उसके अंदर एडजस्टमेंट की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन प्रत्येक प्रजाति की अगर हम बात करें तो प्रत्येक प्रजाति में इतनी ज़्यादा अनुकूलन क्षमता हो सकता है कि ना हो, वो संवेदनशील हो तो वो सरवाइव ना कर पाए, या फिर उसके लिए हम जो आवास बना रहे हैं हम वो आवास उतना बेहतर ना बना पाए। तो ये एक क्या है, ये एक बाधा तो है ही, किसमें, एक्स सितु कंजर्वेशन में, ये तो बाधा तो है ही ना, है ना। समझ में आया, ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई सभी लोगों को? ठीक है, तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि जितनी भी हमारे पास प्रजातियां हैं, जितने भी हमारे पास जीव हैं जिनका हम संरक्षण करना चाह रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है कि हम उनके अनुसार आवास बना सकें, उनके अनुसार हम वो तकनीक विकसित कर सकें जिनमें हम उनको संरक्षित कर रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गया आप ही लोगों को सभी को? तो यहाँ पर कुछ नाम देखेंगे, कुछ नाम देखेंगे किसके, कुछ नाम हम देखेंगे बॉटनिकल गार्डन के, कुछ ज़ू और चिड़ियाघर, ये भी एक माध्यम है किसका, बॉटनिकल गार्डन के साथ साथ अगर हम बात करें तो चिड़ियाघर क्या करते हैं हम, चिड़ियाघर में भी तो यही करते हैं, बड़े बड़े जीवों को आपने देखे होंगे, बहुत सारे चिड़ियाघर देखे होंगे, दिल्ली का नेशनल ज़ू आपने देखा होगा, या और भी कहीं आप गए हों तो चिड़ियाघर में देख रहे हैं शेर पिंजरे में बंद है ना, हिरन है, गेंडा है बेचारा, बहुत सारे चिड़ियाघर में तो बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन कुछ चिड़ियाघर जो हैं, जो नेशनल लेवल के हैं, वो ठीक ठाक हैं, बढ़िया अच्छी हालत में है वहाँ पर। तो चिड़ियाघर में भी क्या किया जा रहा है, पशुओं को संरक्षित किया जा रहा है, तो उनको उनकी आवाज़ से ला के वहाँ संरक्षित किया जा रहा है ना, ताकि उस पर फोकस किया जा सके, उसकी कोई बीमारी है, उसको कोई खाने की कमी है या कोई चोट वोट है, उसको संरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बॉटनिकल गार्डन के नाम देखते हैं। बच्चों 5 मिनट के लिए वेट करिएगा, मैं आपके लिए जो है एक मैटर निकालना, बस 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट का वेट करना है, 2 मिनट का वेट करना है। कुछ बॉटनिकल गार्डन है जिनकी लिस्ट देखेंगे हम, ताकि आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है,
हाँ चलिए आते हैं बच्चों, 2 मिनट का आपको समय चाहिए था, सॉरी इसके लिए बीच में रुकना पड़ा, आपको थोड़ी सी देर हुई क्योंकि लिखने से मैं आपको सारे के सारे बॉटनिकल गार्डन ना बता पाती, तो मैंने सोचा फटाफट आपको मैं लिस्ट में बता दूं क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। जितने भी आप स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम देते हैं या फिर यूपी पीसीएस में भी कभी कभी या यूपीएससी में भी कभी कभी इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको रट लेना है, याद कर लेना है एकदम से, ठीक है। पहली बात करते हैं किसकी, आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय बॉटनिकल गार्डन, तो शिवपुर कोलकाता में है। एग्रीकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया अलीपुर कोलकाता में है। असम राज्य जूकम बॉटनिकल गार्डन जो है वो कहाँ है, ये असम में ही है। और जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो जूकम के नाम से पूछ लेगा। एक्सप्रेस गार्डन महाराष्ट्र में है। गार्डन ऑफ मेडिकल प्लांट ये उत्तरी बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल, उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में है। गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन की अगर हम बात करें तो ये अटाकमुंड नीलगिरी जनपद तमिलनाडु में है, ठीक है। तो यहाँ पर बस देखते जाइए आप सभी लोग, ये जो चीज़ें हैं इनको देखते जाएंगे। IFGTB बॉटनिकल गार्डन कोयम्बतूर तमिलनाडु में। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम केरल में है। और मलामपुझा गार्डन जो है पलक्कड़ केरल में है, ठीक है। ये काफ़ी इसमें कुछ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। झांसी बॉटनिकल गार्डन झांसी उत्तर प्रदेश में है, तो यूपी के पेपर में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना, मिलाने के लिए आ जाता है, सूची मिलाने के लिए आ जाता है। इधर एक सूची दी, इधर दूसरी सूची दी है, तो मिलाने के लिए आ जाएगा। उड़ीसा स्टेट बॉटनिकल गार्डन भुवनेश्वर उड़ीसा में है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे ये नंदनकानन करके भी पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अलीगढ़ बॉटनिकल गार्डन जो अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश में वनस्पति विभाग द्वारा ये संचालित किया जाता है। लाल बाग जो है वो कर्नाटक बेंगलुरु में है। मैसूर चिड़ियाघर की बात करें तो ये मैसूर चिड़ियाघर भी बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है, कर्नाटक में है ये। रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ये मैसूर में है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर बॉटनिकल गार्डन ये भी मैसूर में है। करजन पार्क है ना, ऐसे करके भी क्वेश्चन, ये ऐसे करके क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। करजन पार्क मैसूर में है। और लॉर्ड्स बॉटनिकल गार्डन जो है वो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। सहारनपुर तो सहारनपुर में ही होगा। सेमोजी जो है वो चेन्नई में है। क्वेश्चन ऐसे भी करके पूछा जा सकता है, यूपी में ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाई 4 जगहें दे दी, कहाँ पर बॉटनिकल गार्डन है या कहाँ पर नहीं है, ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये लिस्ट आपको दी थी कि ये आप थोड़ा सा आपको ये चीज़ें याद हो जाए। और यहाँ पर नेक्स्ट है आपका वेल्लायनी कृषि विश्वविद्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में है। नरेंद्र नारायण पार्क कूच बिहार पश्चिम बंगाल में है, ठीक। ये थे कुछ बॉटनिकल गार्डन जो आपको दिए गए। अब ये जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं ये करते क्या हैं, पहले बात आएंगे यहाँ पर ये क्यों महत्वपूर्ण है बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि इनमें कुछ विशिष्ट प्रजातियां होती हैं, कुछ ऐसे संकटग्रस्त पौधे होते हैं जिन्हें इकट्ठा करके और एक आवास बना दिया गया, कृत्रिम रूप से पैसा क्रिएट किया गया हैबिटेट, उस तरीके का हैबिटेट क्रिएट करके कुछ संकटग्रस्त प्रजातियों को और कुछ जो है यहाँ बात की जाए कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों को इस एक क्षेत्र में इकट्ठा कर दिया जाता है। इसको क्रिएट किया गया, कृत्रिम तरीके से इसको बनाया गया है, वनस्पतियों को उगाया गया है, इसमें झरने हैं, ताकि वो जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, वो जो बेचारे जीव हैं, परेशान हैं, जो या तो वो पीड़ित हैं, रोग से पीड़ित हैं या वायुमंडलीय दशाओं की वजह से या किसी भी वजह से वो संकटग्रस्त हैं, तो वो इस एनवायरनमेंट में यहाँ पर कभी झरने भी होंगे, वनस्पति भी होंगी, तो इस एनवायरनमेंट में वो अपने आप को एडजस्ट कर सकें, वो इस एनवायरनमेंट को फील कर सकें और यहाँ पर उनका संरक्षण हो सके। ये बॉटनिकल गार्डन का मेन उद्देश्य होता है। अब इसके लिए बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन हैं जिनमें जो है
एक आवासीय क्षेत्र ही बना दिया गया वहाँ पर कुछ प्रजातियों का, और यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक को डेवलप किया जाता है। पशुओं ऐसे नहीं किया गया कि बस किसी भी प्रजाति को लाया और छोड़ दिया गया। उसका पूरा ध्यान रखा जाता है, उसके न्यूट्रिशन से लेके, उसकी जो है ब्रीडिंग से लेके, उसकी ग्रोथ से लेके एक एक चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, उसका पूरा ध्यान रखा जाता है ना। सिर्फ रहने के लिए उसको ऐसा आवास दे दिया जिसमें उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। समझ में आ रही है ये बात या नहीं आ रही है? मतलब हमें कहीं ले जाके रखा गया, बस हमें ऐसा आवास दिया गया जैसा हमारा ही घर था, बिल्कुल ऐसा दे दिया गया, लेकिन वहाँ पे हमारा बीपी भी चेक हो रहा है, वहाँ पे हमारी शुगर भी चेक हो रही है, वहाँ पे हमें भोजन के लिए भी उचित भोजन मिल रहा है ना, देखभाल हो रही है, हम क्या चल रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे ये पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो यही है बॉटनिकल गार्डन। जब किसी प्रजाति को ला के रखा जाता है, अगर वो प्लांट की प्रजाति है, तो उस पर पूरा का पूरा उसका निगरानी होती है, उसका ध्यान रखा जाता है, उसको विकसित करने के लिए, अनुकूल क्षमताओं का विकास करने के लिए बहुत सारी तकनीकों को लाया जाता है, और अगर किसी प्राणी को लाया जाता है तो उस पर भी यही चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। क्लियर हो गई ये बात? सभी इसको लोगों को समझ में आ गया? ठीक है। तो ये था हमारा बॉटनिकल गार्डन। ठीक है। बॉटनिकल अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो है ये मतलब मेन जितनी भी प्रजातियाँ हैं, ठीक है, संकटग्रस्त जितने भी पौधे हैं उनकी प्रजातियाँ यहाँ पर लाई जाती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे, चिड़ियाघर की बात करेंगे। तो जब चिड़ियाघर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम जितने भी संकटग्रस्त जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, उनको ला के रख रहे हैं। भाई बॉटनिकल गार्डन में तो हमने एक तरह से क्या कहा, यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन में तो हम यहाँ पे जितने भी पादप हैं, संकटग्रस्त पादप हैं, उनको ला के रख रहे थे। अब इसी तरीके से जो चिड़ियाघर हमने बनाया, यहाँ पर हम पक्षी हैं, यहाँ पर जीव जंतु हैं, हमारे जो भी जीव जंतु हैं, पक्षी हैं। बच्चों, प्राणी का मतलब केवल वो ही नहीं होता है ना, प्राणी जिसमें प्राण हो, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर पक्षी, जीव जंतु, इन सबको ला के रखा जाता है। ठीक है। इन सबको कैसे ला के रखा जाएगा? जो दुर्लभ जाति के हैं, संकटग्रस्त हैं, तो जहाँ पर इनको रखा जाता है वो चिड़ियाघर कहलाता है, जहाँ पर पादपों को रखा जाता है वो बॉटनिकल गार्डन कहलाता है। सिंपल सी चीज़ है। तो बॉटनिकल गार्डन और चिड़ियाघर दोनों का कंसेप्ट आप समझ गए। चिड़ियाघर आपने देखे भी होंगे। 1972 का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, उसी के तहत चिड़ियाघर जो है उसका प्रावधान है। ऐसे नहीं कर सकते आप, कहीं भी किसी भी कमरे में ले जाके 4 पक्षी रख दिए, एक जो है वो कोई जीव रख दिया और आपने कहा ये तो चिड़ियाघर बन गया है ना। ऐसे नहीं कर सकते आप, एक कमरे को ऐसे चिड़ियाघर थोड़ी ना बना लेंगे। तो ये जो प्रावधान है, ये 1972 का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, उसके तहत इसका कार्य है कि जितने भी जूलॉजिकल पार्क हैं उनका प्रबंधन करना। तो जितने भी जूलॉजिकल पार्क हैं, मतलब जूलॉजिकल पार्क का मतलब जितने भी जूलॉजिकल पार्क जिनमें वन्य जीव हैं उनका प्रबंधन होगा। ठीक है। उसी के तहत चिड़ियाघर के जितने भी कार्य हैं, केंद्रीय चिड़ियाघर के जितने भी कार्य हैं वो डिसाइड किए गए हैं। तो वनस्पति गार्डन, बॉटनिकल गार्डन और चिड़ियाघर दोनों आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे डीएनए लेवल पे भी हम जैव विविधता का संरक्षण कर रहे हैं। ठीक, तो हम बात करेंगे कि भाई जीन बैंक क्या होता है। समय भी लगभग हो रहा है। तो यहाँ हम बात करते हैं किसकी? जीन पूल सेंटर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। जीन पूल सेंटर या हम जीन बैंक की बात करेंगे, क्योंकि हम इस लेवल पे भी तो संरक्षण कर रहे हैं ना। किस लेवल पे संरक्षण कर रहे हैं? हम जीन के
तो यहाँ पर एक जीन को क्या हुआ? मैम ये कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड नहीं है। अगर भारत के स्तर पर बात करें तो नेशनल ब्यूरो ऑफ, थोड़ा सा माइक का इश्यू हो गया था, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल, नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक, एनिमल जेनेटिक है ना, करनाल में है ये, एंड नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक जो है, ये अलग अलग प्लांट के, फिश के, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक, किसके, प्लांट के, ये प्लांट के जीन को, एनिमल के जीन को और फिश के जीन को, फिश के जीन को, एनिमल जीन को और फिश के जीन को और प्लांट के जीन को सुरक्षित रखता है the National Bureau of Fish Genetic Resources and National Bureau of Plant Genetic Resources and National Bureau of जो है वो एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये किसको सुरक्षित रख रहा है, ये सुरक्षित रख रहा है किसको, प्लांट के जीन को, एनिमल के जीन को और फिश के जीन को। प्लांट के जीन को सुरक्षित कर रहा है, ये प्लांट के जीन को सुरक्षित कर रहा है, ये एनिमल के जीन को सुरक्षित कर रहा है। ठीक है, एनिमल के जीन को सुरक्षित कर रहा है और ये फिश के जीन को सुरक्षित कर रहा है, तीनों के तीनों। ठीक, ये है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। ये फिश जेनेटिक रिसोर्सेज जो है लखनऊ, ये है करनाल, करनाल में, हिसार में, एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल में, हिसार में। और प्लांट जेनेटिक की बात करें तो ये दिल्ली में पड़ता है, ये है दिल्ली में। ठीक है, ये इसकी बात करें तो एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज जो है वो है करनाल। ठीक है, और यहाँ पर फिश जेनेटिक रिसोर्स जो है वो है लखनऊ। ठीक है, फिश जेनेटिक रिसोर्स जो है वो है लखनऊ। तो ये जीन को, जीन बैंक का काम कौन देख रहा है, ये जो है ये ब्यूरो, ये जीन बैंक का कार्य करता है। प्लांट का जीन स्टोर करता है, एनिमल का जीन स्टोर करता है और फिश का जीन स्टोर कर रहा है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एक्स सीतु कंजर्वेशन। एक्स सीतु कंजर्वेशन का मतलब है परास्थानीय संरक्षण। परास्थानीय संरक्षण का मतलब क्या हुआ, ऐसा संरक्षण जो जीवों को उनके आवास से दूर ले जाकर किया जाता है। जिसमें हमने क्या पढ़ा, परास्थानीय कंजर्वेशन में हमने पढ़ा बॉटनिकल गार्डन, परास्थानीय कंजर्वेशन में हमने पढ़ा जूलॉजिकल पार्क, चिड़ियाघर। और परास्थानीय कंजर्वेशन किसके आधार पर करते हैं, हम डीएनए के आधार पर भी करते हैं। तो हम जीवों के, पौधों के जीन को सुरक्षित करते हैं और वो सुरक्षित करने का काम भारत में किसका है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक दिल्ली, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज जो है लखनऊ। ये अलग अलग प्लांट के, एनिमल के और फिश के जीन को सुरक्षित करने का कार्य कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुई ये सभी लोगों को बात। अब बात आती है, एक टर्म आती है जिसकी बात करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, क्रायो कहीं भी आ जाए,
क्रायो कहीं पे भी आ जाए, क्रायो का सीधा सा मतलब है बेहद कम तापमान में किसी चीज़ को रखना। तो क्रायो प्रिजर्वेशन में बेहद कम तापमान पर लिक्विड नाइट्रोजन पर प्रिजर्वेशन किया जाता है, इसको कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। किसी भी कोशिका, किसी भी ऊतक या किसी भी अंग को की आनुवांशिक शक्ति को बनाए रखने के लिए ना उसका क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। तो द्रव नाइट्रोजन में बहुत कम तापमान पर सुरक्षित किया जाता है, इसको कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, है ना। कई बार बहुत सारी स्पीशीज होती हैं जिनके जाइगोट को या उनके पॉलन ग्रेन को, पराग कणों को सुरक्षित किया जाता है, इसको हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है? तो चलिए ठीक है, यहीं पर इसके साथ साथ आपका ये चैप्टर लगभग समाप्त हो रहा है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन आप लोगों को, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है। क्रायो प्रिजर्वेशन किसी भी ऊतक को, किसी भी अंग को, किसी भी कोशिका की आनुवांशिक शक्ति को बनाए रखने के लिए उसे लिक्विड नाइट्रोजन में बहुत कम तापमान में सुरक्षित किया जाता है। इसमें जो है युग्मकों को, जाइगोट को और पॉलन ग्रेन को भी सुरक्षित रखा जा सकता है, इसे हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। अब यहाँ पर लगभग आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, लेकिन अगर हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स भी चली हैं, जैसे टाइगर रिजर्व चला है ना। टाइगर रिजर्व में केवल टाइगर को ही रिजर्व किया जा रहा है। यहाँ पर एक सूची है मेरे पास जिसमें कई सारे टाइगर रिजर्व मैंने लिए हैं। टाइगर रिजर्व में टाइगर रिजर्व को संरक्षित किया जा रहा है। 1973 में ये जो थी टाइगर रिजर्व का प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, जिसमें इसमें एक प्राधिकरण भी बनाया गया टाइगर को संरक्षित करने के लिए और इसमें काफ़ी सफलता भी मिली। इसी के बाद देखें तो इसी तरह प्रोजेक्ट एलिफेंट चला। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चला था। टाइगर प्रोजेक्ट चला था 1973 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो था वो है 1992 का। तो कई बार इस तरीके के प्रश्न बच्चों बन जाते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब का है, या फिर जो है यहाँ पर मच्छर भी आने लगे हैं बहुत तेज़ी से, है ना। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब का है? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 का है। क्लियर? तो यहाँ पर अब इसी तरीके से कई और जीवों को संरक्षित करने के लिए, जैसे कि ओलिव रिडले, टर्टल ओलिव रिडले संरक्षण परियोजना, तो केवल स्पेशली ओलिव रिडले कछुओं को ही संरक्षित करने के लिए ये परियोजना चलाई गई। या हंगुल परियोजना की बात करें, जिसे हम क्या कहते हैं, कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं। हंगुल परियोजना जो है, ये हंगुल परियोजना कश्मीरी टैग कहा जाता है, हंगुल को बचाने के लिए चलाई गई। तो कई सारी परियोजनाएं हैं जो जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए चलाई जा रही हैं। जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, अलग अलग जीवों को संरक्षित करने के लिए कई सारी परियोजनाओं को चलाया जा रहा है। कस्तूरी मृग परियोजना, है ना, या फिर लाल पांडा परियोजना। कस्तूरी मृग परियोजना जो है वो, कस्तूरी मृग जो है उनका बेहद जो है वो शिकार किया जाता है इसी बात के लिए कि उनमें कस्तूरी जो है, जो कस्तूरी मृग जो है वो कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाई जाती है और इस कस्तूरी के लिए ही नर मृग का शिकार होता है। तो कस्तूरी मृग सबसे ज़्यादा हैं कहाँ? कस्तूरी मृग जो है वो केदारनाथ अभयारण्य उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो कस्तूरी मृग परियोजना जो है, कस्तूरी मृग को बचाने के लिए, या हिम तेंदुआ परियोजना, हिम तेंदुआ परियोजना 2009 की है। ये हिम तेंदुआ को संरक्षित करने के लिए चलाई गई। तो यहाँ पर मैंने आपको कई सारी परियोजनाएं बताई। लाल पांडा, आपने देखा होगा WWF का एक लोगो देखते हैं, उसमें लाल पांडा जो है वो हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसको कैट बियर भी कहा जाता है। 1996 में ये परियोजना चलाई गई थी, लाल पांडा परियोजना। ठीक है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो है काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। प्रोजेक्ट टाइगर मैंने आपको बताया, हाथी परियोजना 1992 की है। कस्तूरी मृग परियोजना मैंने आपको बताई, कस्तूरी मृग परियोजना भाई जो है 1970 के दशक में चलाई गई थी। केदारनाथ अभयारण्य में ये पाए जाते हैं, नर में ही कस्तूरी पाई जाती है, जिसके लिए इसको
इसको मारा जाता है। लाल पांडा परियोजना WWF की चलाई गई है 1996 में। हंगुल परियोजना कश्मीरी ये जो रेंडियर प्रजाति का होता है, हंगुल रेंडियर प्रजाति का जीव है, इसको जो है हाँ ये परियोजनाएं बच्चों, क्योंकि मैं ये वाला पोर्शन अभी आपको सिर्फ बताए दे रही हूँ क्योंकि ये परियोजनाएं मुझे आपको करवानी है ना, अलग से एक परियोजना का पूरा करवाना है, तो वहाँ पर विद डायग्राम हम इसको करेंगे। तो कश्मीरी स्टैग कहा जाता है इसको, ठीक है, कश्मीरी स्टैग। और यहाँ पर कुछ टाइगर रिजर्व हैं जिनको हम देख लेते हैं, उन टाइगर रिजर्व को हम देख लेते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। टाइगर रिजर्व, यहाँ पर टाइगर रिजर्व की सूची है, मच्छर बड़ी तेज़ी से काटने लगे। ये है कुछ टाइगर रिजर्व। देखिए कर्नाटक में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, तो बांदीपुर है, भद्र है, दांडेली है, अंशी है, नागरहोल है, बिलगिरी है, ये सब आपके याद करने के हैं। मध्य प्रदेश में है पन्ना है, कान्हा है, पेंच है, बांधवगढ़ है, सतपुड़ा है, संजय दुबरी है। महाराष्ट्र की बात करें तो मालघाट, ताडोबा, अंधेरी, पेंच, सह्याद्री, नवगांव, नगजीरा, बोर, ठीक है। तमिलनाडु में कलक्कड़, ठीक है, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, ये सब के सब टाइगर रिजर्व हैं जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर चलाए जा रहे हैं। असम में है मानस है, नामेरी, काजीरंगा, ओरेंग, राजस्थान में रणथंबोर सरिस्का, और उत्तराखंड में है कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व। ये हैं हमारे टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं दुधवा, पीलीभीत, झारखंड में पलामू, उड़ीसा में सिमलीपाल, सतकोसिया, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और बुक्सा, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, उदंती, सीता नदी, अचानकमार, अरुणाचल में नामदफा, पाके, कामलांग, बिहार में वाल्मीकि, मिजोरम में दम्फा, केरल में पेरियार, पेरम्बिकुलम, और तेलंगाना में कवाल, अमराबाद, आंध्र प्रदेश में है नागरसुन सागर और श्रीशैलम। ठीक, ये यहाँ पर इतना इसलिए डिटेल में नहीं कराया क्योंकि ये सारी परियोजनाएं, ये सारी कुछ चीज़ें आपको फिर दोबारा से एक बार अदर टॉपिक में भी बतानी है। तो ये था जैव विविधता। जैव विविधता में हमने देखा कि जैव विविधता में एक्स सितु कंजर्वेशन हमने कैसे किया, इन सितु कंजर्वेशन हमने कैसे किया। कुछ परियोजनाएं जो किसको लेके चल रही हैं, स्पेशल एनिमल को लेके चल रही हैं, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट है। टाइगर प्रोजेक्ट के बाद हाथी परियोजना 1992 की है, उसके बाद हंगुल मैंने बताया, कश्मीरी स्टैग है, लाल पांडा परियोजना है 1996 WWF के द्वारा चलाया हुआ है, और वहीं कस्तूरी मृग, ठीक है। ओलिव रिडले परियोजना उड़ीसा में, उड़ीसा का स्पेशल है। ओलिव रिडले टर्टल परियोजना है जो चलाई जा रही है। इसी तरह से एक कुकरेल है उत्तर प्रदेश में, कुकरेल लखनऊ में। तो ये परियोजनाएं स्पेशली कुछ पशुओं को या कुछ जीवों को टारगेट करके चलाई जा रही है, उनको बचाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए। तो ये था हमारा पूरा का पूरा जैव विविधता वाला चैप्टर। इसमें जो है आपको सब कुछ समझाया, जैव विविधता क्या है, कैसे है, किस तरह संरक्षण है इसका। लगभग हमारा समय भी जो है वो, समय तो खैर वैसे अभी काफ़ी बचा है, लेकिन लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है बच्चों। ये तो हमारा ये जो चैप्टर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट हम जो चैप्टर शुरू करेंगे, नया चैप्टर अपनी नई क्लास से शुरू करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं फिर आपके साथ, आपसे मिलेंगे फिर किसी दूसरी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। और सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भूलिएगा मत मिठाइयाँ खाना, दीपावली सेलिब्रेट करना। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।